नमस्कार, रितम का खास प्रोग्राम बड़ी बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। हर कोई नीलकंठ तो नहीं हो सकता जो निगल ले उस हलाहल को। रोते बिलखते बच्चे, शमशान बनती भोपाल की सड़कें, बिखरे शब्द और लहराता एंडरसन किसी प्रेत की तरह अट्ठास लगाता उड़ गया, हमारे खुद के पिशाचों की मदद से पीछे छोड़ गया। एक प्रसिद्ध कवि की ये लाइनें बयान करती हैं उस त्रासदी को जो सदी की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी जानी जाती है। आज से 39 वर्ष पहले 2 और 3 दिसंबर को भोपाल शहर में एक ऐसा खतरनाक मंजर हुआ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरा भोपाल शमशान में बदल गया था। सड़कों पर जगह जगह लोगों, पशुओं और पक्षियों के शव पड़े थे। कहीं सामूहिक चिताएं जल रही थी तो कहीं सामूहिक कब्र में लोग दफन किए जा रहे थे। पूरा शहर का जैसे दम घुट गया था। जो घरों में सो रहे थे उनमें से हजारों सोते ही रह गए। भागने के लिए घर का दरवाजा भी नहीं खोल पाए। मवेशी घर और खेतों में बंधे बंधे ही काल के कपाल में समा गए। जो लोग जीवित बचे उनकी स्थिति मृतकों से बदतर थी। आंखों और सीने में जलन सहते हुए अपनी जान बचाने हजारों लोग सड़कों पर भागे जा रहे थे। भागने वालों में औरतें, पुरुष, बच्चे सब शामिल थे। चारों तरफ चीख पुकार और बदहवासी थी। यह समझ में नहीं आ रहा था कि जिनको खोया है उनको संभालें या अपनी जान बचाएं। भोपाल में मौत का नंगा नाच हो रहा था। सिर्फ यह सुनाई दे रहा था, भागो गैस रिस गई है। दिसंबर की कड़ाके वाली सुबह में छाई गहरी धुंध में निकले ट्रकों, जीपों से लाउड स्पीकर से आवाजें गूंज रही थी। लाशें उठाने वालों की जरूरत है, फौरन फलाना अस्पताल पहुंचिए। लोग तड़प रहे हैं, दवाएं लेकर फौरन फला फला बस्तियों में पहुंचिए। हुआ यह था कि साल 1984 में 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात में भोपाल स्थित अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के एक प्लांट से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ। गैस का रिसाव उस वक्त हुआ था जब पूरा भोपाल शहर गहरी नींद की आगोश में था। गैस की गंध से बेखबर भोपाल के लोग सर्द रात में रजाई के अंदर दुबके थे, लेकिन इससे वह बिल्कुल अनजान थे कि यह उनकी आखिरी रात होगी। शोर से जब लोगों की नींद खुली तब सभी लोग भोपाल की हवा में तैरती मौत से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। पर तब तक भोपाल की हवा इतनी जहरीली हो गई थी कि 15,000 से ज्यादा लोग जिंदगी की लड़ाई हार चुके थे। भोपाल गैस त्रासदी में लगभग 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे। स्थानीय लोग आज भी बताते हैं कि 1 घंटे के अंदर ही हजारों लोगों की मौत हो गई थी। रात को सोए लोग अगले दिन की सुबह नहीं देख पाए। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार मची हुई थी। जानकारी के अनुसार इस फैक्ट्री से 40 टन गैस का रिसाव हुआ था। बताया जाता है कि फैक्ट्री के टैंक नंबर E610 में जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट में पानी मिल गया था। इसके बाद रासायनिक प्रक्रिया हुई और प्रेशर की वजह से टैंक खुल गया और गैस लीक हो गई। लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और इतना बड़ा हादसा हो गया। किसी ने मिर्ची जला दी। जब मैंने अपना रजाई से मुंह खोला तो बेपनाह धुआं था और जैसा मैंने रजाई से मुंह खोला मुझे खांसी चलने लगी। धुआं जैसा लगा, बस चिराग की रोशनी लग रही थी, इतना धुआं था कि बस खांसी के हमारे फंदा लग रहा था गले। जिसने चारों तरफ से उस पूरी आबादी को घेर लिया। पापा इन लोग के लिए गैस निकली, भागो आप लोग। हम लोग सब मिल के भागे। ऑटो भरा भरा के निकल रहे थे, आवाजें जगह जगह से आ रही थी, भागो गैस निकल रही है, सब बच्चों को लेके भागो। वास्तव में भोपाल गैस त्रासदी एक औद्योगिक दुर्घटना ही नहीं है। यह एक वो घटना थी जिसने तत्कालीन कांग्रेस सरकार की जनता के प्रति क्रूरता और असंवेदनहीनता को उजागर किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और केंद्र में राजीव गांधी भारत सरकार के प्रधानमंत्री थे। अर्जुन सिंह कांग्रेस परिवार के अति नजदीक माने जाते थे।
जानकारों का मानना था कि यदि उस समय की राज्य और केंद्र में मौजूद कांग्रेस सरकार समय पर ध्यान देती तो इस घटना से न केवल बचा जा सकता था बल्कि हजारों लोगों को मौत का शिकार बनने से बचाया जा सकता था। दुर्घटना से पहले और बाद में तत्कालीन कांग्रेस सरकार और उसके प्रतिनिधियों का रवैया बेहद निराशाजनक था। सरकार ने न केवल यूनियन कार्बाइड को लेकर हो रही शिकायतों को नजरअंदाज किया बल्कि कंपनी के अधिकारियों को देश से रवाना होने में मदद कर इस आपराधिक कार्य में उनका साथ दिया। यही नहीं, दुख की बात तो यह है कि सरकार ने दुर्घटना पीड़ितों उनके न्यायोचित मुआवजे से वंचित करके उनके साथ धोखा किया। यूनियन कार्बाइड वर्ष 1969 में अपनी स्थापना के बाद से ही लगातार सुर्खियों में थी। इस कंपनी में जो कीटनाशक बनाया जाता था उसका नाम मिथाइल आइसोसाइनेट था, जबकि उस समय अन्य सभी कंपनियां कार्बेरिल नाम के उत्पाद का इस्तेमाल करती थी। यूनियन कार्बाइड ने मिथाइल आइसोसाइनेट का चुनाव सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इसको बनाने में कम लागत आती थी और यहीं से हुई गलतियों की शुरुआत। यूनियन कार्बाइड एक के बाद एक गलती करती गई, सरकार नजरअंदाज करती रही और नतीजा यह रहा कि भारत के लोगों ने 1984 में लाखों लोगों को सांस के लिए तड़पते देखा, हजारों लोगों को मरते देखा और जो बच गए थे उन्हें चंद मुआवजे के लिए दर दर भटकते देखा। यदि मिथाइल आइसोसाइनेट को बनाने देने की मंजूरी देना पहली गलती थी तो इस कंपनी में बार बार होने वाले गैस के रिसाव को नजरअंदाज करना दूसरी बड़ी गलती थी। 1981 से 1984 के बीच कई बार गैस का रिसाव हुआ, जिसमें पहली बार 1981 में एक व्यक्ति की जान गई। दूसरी बार जनवरी 1982 में गैस रिसाव होने पर 24 वर्कर्स की हालत काफी गंभीर हो गई थी। तीसरी बार यानी फरवरी 1982 में रिसाव होने पर 18 वर्कर्स प्रभावित हुए। चौथी बार अगस्त 1982 में गैस के रिसाव होने पर कंपनी का लगभग 30% हिस्सा जल गया था। पांचवी बार यानी अक्टूबर 1982 में रिसाव होने पर एक व्यक्ति बुरी तरह जल गया। इसके बाद 1983 और 1984 के दौरान कई बार इन जहरीली गैसों का रिसाव हुआ, जिसके बाद किसी के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। बड़ी बात तो यह है कि साल 1980 तक इस कीटनाशक की मांग बहुत कम हो गई थी और कंपनी की हालत काफी जर्जर हो रही थी, परंतु फिर भी कंपनी ने जहरीली गैस को बनाना बंद नहीं किया। एक बात गौर करने लायक है, वो यह है कि जर्जर स्थिति के कारण कंपनी ने रखरखाव पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। साल 1984 के नवंबर माह तक इस प्लांट की स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। इस प्लांट के ऊपर एक E610 नामक टैंक बना हुआ था, जिसमें 42 टन MIC भरी हुई थी, जबकि इसमें 40 टन से अधिक MIC नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार ने शिकायतों के बावजूद यूनियन कार्बाइड पर कोई कार्रवाई नहीं की। अस्पतालों, चिकित्सा के अभाव और लोगों के प्रति संवेदनपूर्ण रवैया न होने के कारण कांग्रेस सरकार वो सभी कदम लेने में नाकाम रही जिनसे लोगों को बचाया जा सकता था। यही नहीं, कंपनी के प्रति सरकार का रवैया अति नम्र था। जानकारों का कहना है कि जब इस घटना की जानकारी कंपनी के संचालक वारेन एंडरसन को मिली तो वो स्थिति का जायजा लेने के लिए अमेरिका से भोपाल आए। जब पुलिस को जानकारी मिली तो वारेन एंडरसन गिरफ्तार कर लिया गया, मगर एक पत्रकार राजकुमार केसवानी का कहना था कि पुलिस की यह कार्यवाही सिर्फ दिखावा थी। पुलिस ने वारेन एंडरसन को लॉकअप में ना रखकर यूनियन कार्बाइड के गेस्ट हाउस में रखा था। कुछ ही घंटों बाद एंडरसन को जमानत पर छोड़ भी दिया गया। यही नहीं, एंडरसन को देश से भागने में सरकार ने मदद की। एंडरसन को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक स्वयं अपनी एम्बेसडर कार में विमानतल पर ले गए थे
और फिर मध्य प्रदेश सरकार के विमान से उसे दिल्ली पहुंचाया गया था। दिल्ली हवाई अड्डे के अंदर से ही उसे अमेरिका की फ्लाइट में बिठा दिया गया था। भोपाल जिला प्रशासन को ऐसा करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने निर्देश दिया था और बहुत बाद में अर्जुन सिंह ने भी स्वीकार किया था कि उन्हें ऐसा करने के लिए दिल्ली यानी राजीव गांधी की सरकार से फोन आया था। एक बार भागने के बाद वारेन एंडरसन कभी भारत नहीं लौटा, किसी समन पर नहीं, किसी वारंट पर नहीं। आगे चलकर 9 फरवरी 1989 को सीजीएम न्यायालय ने एंडरसन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। 1 फरवरी 1992 को उसे भगोड़ा घोषित किया गया। वारेन एंडरसन के दुनिया भर में घूमने के समाचार तो आए, किंतु वह कभी भारत नहीं आया। जितनी रहस्यपूर्ण बात भोपाल में यूनियन कार्बाइड को कारखाने की अनुमति देने की है, शिकायतों पर कार्रवाई न करने की भी है। एंडरसन को सुरक्षित अमेरिका भेजने की है, उतना ही रहस्यमय राहत पैकेज समझौता माना जाना चाहिए। कुल मिलाकर भारत सरकार उसे अमेरिका से भारत लाने में असफल रही और फिर 29 सितंबर 2014 को उसकी मौत हो गई। भोपाल गैस त्रासदी का प्रभाव कहीं ना कहीं आज भी नजर आता है। न जाने कितने पेड़ पौधे बंजर हो गए। गैस रिसाव के चलते लगभग 5 लाख से अधिक लोग जख्मी हुए। कई आंशिक तौर पर अस्थायी विकलांग हो गए। जो लोग इस गैस की चपेट में आए और आज भी जिंदा हैं, उसका असर उनके द्वारा जन्म दिए बच्चों पर भी हुआ है। गैस पीड़ित लोगों की दूसरी और तीसरी पीढ़ी किसी न किसी बीमारी की चपेट में है। ज्यादातर बच्चे आज भी मानसिक रूप से विकलांग पैदा होते हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान भी बहुत सारे गैस पीड़ित काल की गाल में समा गए। भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भोपाल में कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों में 75% गैस पीड़ित थे। बहुत सारे लोग थायराइड और अन्य कई बीमारियों से भी पीड़ित हैं। 1989 में मध्य प्रदेश सरकार ने गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग का गठन किया था। इसके बाद BHMRC समेत 6 गैस राहत अस्पताल बनाए गए, लेकिन इन अस्पतालों में न डॉक्टर है न संसाधन। कोई कह रहे हमारा पति नहीं है, कोई कह रहे हमारी बीवी नहीं है, कोई कह रहे हमारे बच्चे नहीं है, कोई कह रहे हमारा परिवार पूरा बिछड़ा। लड़कियों की शादी नहीं होती मैडम। अगर शादी भी कर दो ना तो वो ससुराल वाले कह के भगाते, तू गैस पीड़ित है, तुझे इतने पैसे मिलने लेके आ, तो तुझे रखेंगे नहीं तो जा। भागे रहे हम लोग, गैस निकली। तो अभी आपको क्या परेशानी है? गठन आ गई, कैंसर बन गया। भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित लोग कई तरह की लड़ाई लड़ रहे थे। एक लड़ाई ही तो थी अपने परिवार के सदस्यों को खोने के सदमे से लड़ाई। इस दुर्घटना में किसी ने अपना परिवार खो दिया तो किसी ने अपने माता पिता, किसी की कोख उजड़ गई तो किसी की मांग, किसी ने अपनी बहन को खोया था तो किसी बहन के लिए अब कोई राखी बनवाने वाला नहीं बचा था। गैस पीड़ित दूसरी लड़ाई लड़ रहे थे अपने खुद के शरीरों से। गैस त्रासदी के बाद विकलांग हुए लोग अपनी दवा के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाते नजर आए। शरीर में तरह तरह के विकार होने से दैनिक दिनचर्या बदल गई और कुछ लोग तो जिंदा लाशों में तब्दील हो गए। कुछ अन्य लोग कोई काम धंधे करने लायक नहीं रहे। इसके अलावा तीसरी बड़ी लड़ाई थी कानूनी लड़ाई। जी हाँ, जब लोग अपने रिश्तेदारों को दफनाने से, उनका दाह संस्कार करने से फुर्सत पाए तो शुरू हुई कानूनी लड़ाई। अनेक संगठन बने गैस पीड़ितों के। उन्होंने अलग अलग जगहों पर अलग अलग अदालतों में मुकदमे डाले। जब तरह तरह के मुकदमे अलग अलग जगह पर चलने लगे, तब तत्कालीन भारत सरकार ने संसद में एक एक्ट पारित करवाया जिसका नाम था भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985। इस एक्ट के द्वारा केंद्र सरकार ने गैस पीड़ितों के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। उसके बाद जो घटा है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। गैस पीड़ितों ने जो मुआवजे की रकम का जो दावा किया था
उसकी राशि थी 3 अरब डॉलर यानी 3900 करोड़ रुपए। लेकिन 1989 में भारत सरकार ने यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन से एक समझौता कर लिया और 615 करोड़ रुपए में उनकी सारी देनदारियां खत्म कर दी। कई लाख लोग जिनको सरकार ने पीड़ित मानने से इनकार कर दिया, उनको मुआवजे की कोई रकम नहीं मिली। लगभग 90% लोगों को मुआवजे के रूप में मात्र 25,000 रुपए मिले, जो उनकी दवा में ही चले गए। औद्योगिक इतिहास का सबसे बड़ा हादसा भोपाल गैस त्रासदी है। इस मनहूस रात को सोए हजारों लोगों ने आज तक सुबह नहीं देखी है। जो बच गए हैं 39 साल बाद भी उनकी जिंदगी में आज भी अंधेरा है। इस काली रात को याद कर आज भी लोग सिहर जाते हैं। इस मामले में किसी को सजा नहीं मिली सिवाय उनके जो इस गैस की चपेट में आए थे। अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के बाद भारत सरकार की कई महत्वपूर्ण पोजीशन पर रहे। राज्य सरकार के वो अधिकारी जिन्होंने वारेन एंडरसन को भागने में मदद की थी, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वारेन एंडरसन एक बार भारत से भागने के बाद कभी दोबारा भारत नहीं आया। पूर्व ब्रिटिश उच्चायुक्त और ब्रिटिश पर्यावरण एजेंसी के प्रमुख रहे जेम्स बेवन की एक टिप्पणी गौर करने लायक है, जिसमें वो कहते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी विफल इंतजाम का एक सटीक उदाहरण है, जिसके लिए 1984 से लेकर आज तक किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। वो आगे कहते हैं कि फैक्ट्री आदि में अच्छे इंतजाम न केवल लोगों को सुरक्षित रखते हैं बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान से बचाते हैं। यह उदाहरण बताता है कि कैसे एक खतरनाक औद्योगिक संयंत्र को दुनिया में सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक के बीच बिना किसी उचित जांच सावधानियों के संचालित करने की अनुमति दी गई। अभी हाल के दिनों में भोपाल गैस त्रासदी पर नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज चालू हुई है। इससे पहले भी भोपाल गैस त्रासदी पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, लेकिन इनसे न पीड़ितों के प्रति व्यवस्था जागी, न पीड़ितों की जिंदगी बदली। गैस त्रासदी की 39वीं बरसी पर इस हादसे में मृत लोगों को यही सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि सरकार और प्रशासन व्यवस्था आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति के बजाय जिंदा बचे पीड़ितों को सही इलाज और उनके पुनर्वास की बेहतर व्यवस्था करे और उन्हें न्याय दिलाए। तो ये था बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। वहीं इस तरह के और प्रोग्राम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन प्रोग्राम्स को आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से भी सीधे देख सकते हैं। जय हिंद।